विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी निबंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से भारतेंदु काल में साहित्य की अन्य गद्य विधाओं का प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार से निबंध का प्रारंभ भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काल में ही हुआ। और इन गद्य विधाओं का भारतेंदु काल में प्रारंभ क्यों हुआ, यदि इस पर हम गंभीरता से विचार करें तो हम पाएंगे कि जिस समय में भारतेंदु काल था, उस समय में व्यापक रूप से आधुनिकता, पुनर्जागरण और नव जागरण के संप्रत्यय हमारे समाज में प्रचलित हो रहे थे। इन संप्रत्ययों का प्रभाव यह पड़ा कि हमारे बोध और संवेदना के स्तर में काफ़ी व्यापक परिवर्तन हुए और इन बोध और संवेदना के परिवर्तनों का प्रभाव यह हुआ कि इनको अभिव्यक्त करने के लिए भी हमें पहले से प्राप्त विधाएं असक्षम जान पड़ी और नई विधाओं को अपनाया गया ताकि इस बोध और संवेदना को अभिव्यक्त किया जा सके। बोध से हमारा अभिप्राय परिस्थितियों को समझने की योग्यता से है, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या कोई भी परिस्थितियां हों। उन सभी परिस्थितियों को हम किस रूप में समझते हैं, कैसे समझते हैं, इस सब को ही बोध कहते हैं। इसके अतिरिक्त संवेदना की हम उन सब परिस्थितियों के प्रति किस प्रकार की संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके प्रति हम कितने सजग हैं, क्या दृष्टिकोण रखते हैं, इसी को संवेदना कहा जाता है। और जब भी कोई युग परिवर्तित होता है तो हम विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों के प्रति अपने बोध और संवेदना का रूप परिवर्तित कर लेते हैं और नए बोध और नई संवेदना को अभिव्यक्त करने के लिए ही भारतेंदु युग में इतनी सारी गद्य विधाओं का विकास हम देखते हैं। विद्यार्थियों, एक और कारण यहाँ इसका जिक्र करना अति आवश्यक है कि जब आधुनिक काल आया, यानी हम सन 1850 के बाद की बात कर रहे हैं, तो उस समय सभी में स्वतंत्र चेतना एक विकसित हो रही थी और उस स्वतंत्र चेतना का यह प्रभाव पड़ा कि पहले से परिपाटी में बंधी बंधाई अभिव्यक्ति को, बंधी बंधाई विचारात्मकता को ही केवल अभिव्यक्त नहीं करना होता था। उसके अतिरिक्त लेखक की जो स्वयं की अनुभूतियाँ थी, जो उसके स्वयं के अनुभव थे, उन अनुभवों को, उन संवेदनाओं को, स्वयं की बातों को भी उसे अनुभव करने के लिए किसी विधा की आवश्यकता थी। और उस विधा की आवश्यकता महसूस होने पर बहुत सारी गद्य विधाओं का इस युग में हम प्रारंभ देखते हैं। उससे पहले केवल कविता और काव्य की विधा ही प्रचलित थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, निबंध इत्यादि अनेक विधाओं का प्रारंभ हम भारतेंदु काल में देखते हैं। और इसे हमें उस काल के युगीन परिस्थितियों से जोड़कर देखना ही होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि इन नई विधाओं का विकास क्यों हुआ। विद्वानों का मत यह भी है कि हम पश्चिम के संपर्क में आए और वहाँ से हमने कुछ अलग जानकारियाँ, कुछ अलग अनुभूतियाँ, कुछ अलग विधाओं के बारे में भी जाना। और कुछ हद तक यह समीचीन भी प्रतीत होता है कि उस धारा का प्रभाव भी हमारे साहित्य की विभिन्न विधाओं के उद्भव और विकास के पनपने में सहायक सिद्ध हुआ है। एक और कारण हम ये देख सकते हैं कि भारतेंदु काल से पहले अधिकतर साहित्य वाचिक परंपरा से ही चलता था, लेकिन धीरे धीरे छापे खानों का आविष्कार हुआ, छापे खाने स्थापित हुए, मुद्रण प्रक्रिया में तीव्रता आई और मुद्रण प्रक्रिया में तीव्रता आने का परिणाम यह हुआ कि साहित्य अब लिखित रूप में अधिक लोगों के सामने आने लगा। पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ
और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। और पत्रकार जो कि लेखक ही पत्रकार उस समय अधिकतर थे, तो वो लेखन का कार्य भी करते थे और पत्रकारिता संपादन का कार्य भी करते थे। तो उन्होंने अपने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उठाया। और इसलिए जो उनके स्वयं के विचार थे, चाहे वो युगीन परिस्थितियों के प्रति हों, अपने अनुभव हों, उन सबको लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया। और उन पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने अपने लेख, अपने विचार छापे, जो कि निबंध की विधा के अधिक नज़दीक जान पड़ते हैं। विद्यार्थियों, हमने नाटक और कहानी के बारे में चर्चा करते हुए यह भी जाना था कि भारतेंदु उद्देश्य यानी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी साहित्य की रचना करते थे, चाहे वह नाटक हो या उपन्यास हो। उनका कहना था कि साहित्य के द्वारा जन जागृति होनी अति आवश्यक है, और इसलिए उन्होंने ऐसे लेखों को भी प्रोत्साहित किया जिन लेखों के माध्यम से जनता को जागृत किया जा सके। और उस समय चाहे वह हमारी संस्कृति में व्याप्त या हमारी यूँ कहें कि हमारी सभ्यता में व्याप्त जितनी भी कुरीतियाँ थी, दुष्प्रवृत्तियाँ थी, उन दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध भी लेखकों ने आवाज़ उठाई, तथा अंग्रेज़ी सभ्यता या अंग्रेज़ी राज्य की जो हानियाँ हमारे देश को हो रही थी, उन हानियों के प्रति भी समाज को, देश को, लोगों को सतर्क करने का काम उन्होंने अपने निबंधों के द्वारा किया। जहाँ तक निबंध विधा का प्रश्न है, तो हम यदि निबंध विधा के बारे में जानने का प्रयास करें तो निबंध शब्द नि उपसर्ग और बंध धातु से मिलकर बना है। नि का अर्थ होता है विशेष रूप से, बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। तो विशेष रूप से किसी एक कसावट में बंधी हुई रचना को निबंध कहा जाता है। यह शब्द तो संस्कृत साहित्य से ही हमारे वाङ्मय में प्रचलित रहा है, लेकिन इस अर्थ में अब निबंध का अर्थ नहीं लिया जाता, अपितु हम निबंध का अर्थ पश्चिम के ऐसे के पर्याय के रूप में ही लेते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो निबंध एक ऐसी रचना होती है जिसमें लेखक किसी एक विषय को चुनकर उस विषय के प्रति अपनी अनुभूतियों को, विचारों को व्यक्त करता है, और जितने भी उस से संबंधित, उस विषय से संबंधित पहलू होते हैं, उन सभी पहलुओं पर निबंध में विचार किया जाता है। और इसमें कसावट भी होती है, कई बार अनगढ़पन भी होता है, कई बार निबंध व्यवस्थित भी होते हैं और कई बार निबंध अव्यवस्थित होते हैं। तो हम कह ये सकते हैं कि निबंध लिखने का कोई पहले से ही स्थापित फॉर्मूला नहीं है, अपितु अभी तक हम निबंध को यह नहीं मान सकते कि केवल इसी फॉर्मूले के अनुसार निबंध लिखे जाएंगे। भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न लेखकों ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग शैलियों से, अलग अलग फॉर्मूले का प्रयोग करके निबंधों की रचना की है। कई बार लेख और निबंध में भी समानता दर्शाई जाती है, लेकिन लेख और निबंध दोनों में बहुत अंतर है। लेख में आंकड़े और विचारात्मकता का होना अति आवश्यक है, और साथ ही उसमें यह आवश्यक नहीं होता कि उसमें रोचकता बनी रहे, और लेखक के स्वयं के अनुभवों का इतना अधिक महत्व लेख में नहीं समझा जाता। लेकिन निबंध में विचार के साथ भाव की प्रधानता होती है, विचार और भाव निबंध में साथ साथ चलते हैं। लेखक का अनुभव भी निबंध में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः लेख और निबंध को एक नहीं मानना चाहिए, अपितु लेख और निबंध दोनों ही अलग अलग विधाएं हैं। निबंध में भले ही वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक लेखन और ऐतिहासिक लेखन से निबंध बहुत अलग है, क्योंकि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक लेखन में भाव की प्रधानता नहीं होती है, और उन विषयों का लेखक तो केवल तटस्थ रहकर
ही उन लेखों को लिखता है, लेकिन निबंध का लेखक उसमें पूरी तरह से सम्मिलित होकर निबंध को लिखता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्वयं की अनुभूतियाँ, उसके स्वयं के जीवनानुभव, उसकी स्वयं की चिंतन, उसके स्वयं के विचार निबंध में बहुत अधिक महत्व रखते हैं और उनका स्थान निबंध में बहुत मायने रखता है। अर्थात उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है और विचार और भाव दोनों ही निबंध के अभिन्न अंग के रूप में हम देख सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि निबंध की विकास यात्रा की बात की जाए तो निबंध की विकास यात्रा को भी हम कहानी और नाटक की भांति ही काल क्रम में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन की सुविधा से निबंध को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला जो हमारा युग आता है वो भारतेंदु युग ही है। उसके बाद द्विवेदी युग है। उसके बाद जिसको हम या तो छायावादी युग भी कह सकते हैं या शुक्ल युग भी कह सकते हैं। इसके बाद जो निबंध का युग आता है उसे छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग कह सकते हैं। और उसके बाद समकालीन निबंध, अगला जो हमारा कालक्रम में अगला क्रम है वो समकालीन निबंध का हो सकता है। तो हम इस तरह से निबंध का अध्ययन कर सकते हैं कि निबंध किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं रही, युग के अनुसार उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, किस प्रकार से उसने नई विशेषताओं को सम्मिलित किया और आज की एक उत्कृष्ट निबंध वाली स्थिति में वह किस प्रकार से अपने आप को पहुंचा पाया है। इन सब बातों का हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस युग में किस प्रकार के निबंध लिखे गए, उन निबंधों की क्या क्या विशेषताएं रहीं। निबंध की इस विकास यात्रा में प्रथम जो पड़ाव है वो हमारा भारतेंदु युग है और वहीं से निबंध का प्रारंभ भी होता है। हम इस काल को सन 1873 से लेकर सन 1900 तक मान सकते हैं। और ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस युग में जितने भी अधिकतर निबंधकार हुए हैं वे किसी न किसी पत्रिका का संपादन भी अवश्य करते थे और उन्हीं पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने अपने निबंधों का प्रकाशन किया, जनता तक इन अपनी बातों को पहुंचाया। उनमें प्रमुख रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन करते थे। इसके अतिरिक्त बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन आनंद कादम्बिनी का संपादन करते थे। इसके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप का संपादन करते थे। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका का संपादन करते थे। और इन सभी संपादकों ने, लेखकों ने अपने विचारों को निबंधों के माध्यम से भी जनता तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। यदि इस काल के निबंधों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो प्रमुख जो विशेषताएं हमें इस काल के निबंधों में दिखाई देती हैं वो ये है कि जितने भी निबंध हैं उनमें हमें लेखकों की स्वाधीन चेतना दिखाई देती है। अर्थात उन्होंने बड़े ही स्वाधीन होकर स्वतंत्र रूप से चिंतन करके निबंधों को लिखा है। किसी विचार का पूर्वाग्रह उनके मस्तिष्क पर निबंध लिखते समय हमें दिखाई नहीं देता। बड़े स्वतंत्र ढंग से सोचकर उन्होंने निबंधों की रचना की है। साथ ही उन सब का उदार दृष्टिकोण भी हमें निबंधों में दिखाई देता है। उदार होने से तात्पर्य यह है कि धार्मिक संकीर्णताओं, राजनीतिक संकीर्णताओं तथा सांस्कृतिक संकीर्णताओं से मुक्त होकर उन्होंने निबंधों की रचना की है। और इसका उदाहरण हम इस रूप में देख सकते हैं कि उन्होंने अपने निबंधों में न केवल भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया था, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया था और धर्म में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया था, समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया था, बल्कि उन्होंने पश्चिम की जो सभ्यता के कारण जो कुरीतियां हमारे देश में आ गई थी उन सब का भी प्रखर विरोध किया था। तो इससे पता चलता है कि बड़े उदार दृष्टिकोण से भारतेंदु युग के लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही उस काल के निबंधों की एक विशेषता यह भी देखने को मिलती है कि
बड़े ही आत्मीय भाव से इस काल के लेखकों ने निबंधों की रचना की है। आत्मीय होने से तात्पर्य यह है कि पाठक से जुड़कर वे निबंध लिखते थे, और निबंध पढ़ते हुए, भारतेंदु युग के लेखकों के निबंध पढ़ते हुए लगता है कि मानो सामने बैठकर कोई हमसे बातचीत कर रहा है। आत्मीय होने का अर्थ इसी बात में है। तो आत्मीयता उस काल के निबंधों का एक बहुत ही विशेष गुण है। इसके अतिरिक्त उस काल के निबंधों की एक विशेषता रही है विषयों का वैविध्य। चाहे कोई सामान्य विषय हो, सामान्य विषयों में चाहे वो शरीर के अंग, आँख, कान, नाक, भौं इत्यादि पर भी निबंध लिखे गए। इसके अतिरिक्त चाहे वह कोई गंभीर विषय हो, जैसे सामाजिक समस्या का विषय हो, कोई चिंतन से संबंधित यानी मनोविश्लेषणवाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाव से संबंधित कोई विषय हो, सभी विषयों पर उस काल में निबंध लिखे गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि साधारण से साधारण और तुच्छ से तुच्छ विषयों से लेकर गंभीर से गंभीर विषयों पर भी उस काल में निबंध लिखे गए। इसके अतिरिक्त हम उस काल के निबंधों की एक और विशेषता यह भी देखते हैं कि उसमें सामाजिक समस्याओं, राष्ट्र प्रेम आदि का पूर्ण भाव हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय चेतना उन निबंधों के द्वारा हम इन लेखकों की जान सकते हैं, और पूरी तरह से उन्होंने सामाजिक समस्याओं के प्रति नागरिकों को जागृत करने और उन समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इन निबंधों का लेखन किया था। भारतेंदु युग में जिन निबंधकारों को हम प्रमुख रूप से नाम ले सकते हैं, उन निबंधकारों में प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट आते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्र का संपादन करते थे और बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप का संपादन करते थे। पहले हम बालकृष्ण भट्ट के कुछ निबंधों की चर्चा ज़रूर कर लेते हैं। भट्ट जी के निबंधों में पुराने और नए जीवन मूल्यों के बीच टकराव हमें देखने को मिलता है, और उसी टकराव के कारण उनके निबंधों में नाटकीयता का भी समावेश हो गया है। हम एक और विशेषता भट्ट जी के निबंधों की ये देखते हैं कि नए और पुराने मूल्यों की इस टकराहट में भट्ट जी ने हमेशा नए मूल्यों की स्थापना का पक्ष लिया है। अर्थात वे पुरानी रूढ़ियों को त्याग कर नए मूल्य स्थापित करने के पक्षधर रहे हैं। इस प्रकार से भट्ट जी ने भी बहुत ही गंभीर भावों को लेकर निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों में हमें मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषणवाद की झलक भी प्राप्त होती है। भट्ट जी के निबंधों में तर्क, विद्वता और गांधीर्य सभी एक साथ ही हमें देखने को मिलते हैं। यदि उनके निबंधों की शैली की बात की जाए तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग और कई बार चुहल वाली भाषा का प्रयोग भी उनके निबंधों में हमें देखने को मिलता है। भट्ट जी ने भावात्मक, व्यंग्यात्मक और विश्लेषणात्मक सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं। जहाँ तक राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की बात है, उन्होंने उन पर करारा व्यंग्य करते हुए बहुत से व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे, और भाव प्रधान विषयों पर उन्होंने भावात्मक निबंध भी लिखे, और समस्याओं पर आधारित उन्होंने विश्लेषणात्मक निबंध भी बहुत अधिक लिखे हैं। और इसलिए बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु काल के एक विशिष्ट निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे जो निबंधकार प्रमुख हम भारतेंदु काल में देखते हैं वे प्रताप नारायण मिश्र हैं, और प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों में व्यंग्य और हास्य हमें अधिक मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हास्य के माध्यम से उन्होंने गंभीर से गंभीर समस्या को भी पाठक के लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से और सरल ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया है। और उन्होंने विषय वैविध्य अगर हम मिश्र जी का देखें तो बहुत से विषयों पर, चाहे वह सरल से सरल विषय हो, छोटे से छोटा विषय हो और बड़ा गंभीर से गंभीर विषय हो, सभी विषयों पर प्रताप नारायण मिश्र जी ने निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों में भी हमें
चूहल की भाषा का बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। और प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध पढ़ते हुए कभी भी पाठक को यह महसूस नहीं होता कि वह निबंध पढ़ते पढ़ते ऊब जाए। वह निबंध को पढ़ने में शुरुआत से लेकर अंत तक रुचि रखता है और उसकी रुचि बनी रहती है। इस प्रकार के निबंध प्रताप नारायण मिश्र जी ने भारतेंदु काल में लिखे थे। विद्यार्थियों, भारतेंदु काल के अन्य जो प्रमुख निबंधकार हैं, उन निबंधकारों में यदि हम उनके बारे में जानना चाहें तो वे प्रमुख रूप से नाम लिए जा सकते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसके अतिरिक्त राधाचरण गोस्वामी, इसके अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास तथा काशीनाथ खत्री आदि के नाम प्रमुख रूप से मुख्य निबंधकारों के तौर पर भारतेंदु काल में लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप ऊपर बताए गए इन निबंधकारों के निबंधों को पढ़ें तो निश्चित ही आप साहित्य से मिलने वाला आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही इस काल के निबंधों की विशेषताओं को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। साथ ही ये निबंध ज्ञानवर्धक भी हैं। आपको भाषाई ज्ञान और विविध विषयों का ज्ञान भी इन निबंधों से मिल सकता है। तो अतः आप सभी इन साहित्यकारों के निबंधों को अवश्य पढ़ें। उस काल के निबंधों में हिंदी भाषा से संबंधित चिंता भी, अर्थात हिंदी भाषा को किस प्रकार से आगे लेकर जाया जाए, उस बारे में चिंतन भी आप देखेंगे कि उस काल में इस तरह के निबंध भी लिखे गए, साहित्यिक निबंध भी लिखे गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामान्य विषयों पर भी बहुत सारे निबंध लिखे गए। और ये इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भले ही भारतेंदु काल निबंध का प्रारंभिक काल रहा हो, शैशव काल रहा हो, लेकिन उसी काल में निबंध कला ने इतने प्रौढ़ता को प्राप्त कर लिया और एक अच्छी खासी विकसित अवस्था में निबंध उस समय में अपनी स्थिति को प्राप्त कर चुका था। और इतनी आशा किसी ने भी नहीं की थी कि अपने प्रारंभिक काल में ही निबंध इतने उत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। अब हम भारतेंदु काल के बाद द्विवेदी युग के निबंधों के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है और इसमें प्रमुख रूप से हम इस काल को सरस्वती पत्रिका के लिए भी जानते हैं, जो कि सन 1900 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका संपादन प्रारंभ किया था और उसकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा पहले ही की गई थी। और इस काल में भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कुछ भारतेंदु युग से अलग धारा के निबंध लिखे गए और इस काल में निबंध का उत्तरोत्तर और बहुत तीव्र गति से विकास भी हुआ और उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और वे भाषा में भी अनुशासन चाहते थे और साथ ही विषयों में भी वे अनुशासन चाहते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कवियों को, निबंधकारों को, लेखकों को सरस्वती पत्रिका के माध्यम से एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां उनकी रचनाओं को स्वीकृत भी किया जाता था और उनकी रचनाओं को सुधार करके प्रकाशित भी कर दिया जाता था। अतः इस काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के अनुसार भाषा के सुधार का कार्य बहुत ही तीव्र गति से हुआ और स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कार्य को करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्योंकि इस पूरे युग पर हम एक युग पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की छाप देखते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, तो इसलिए हम जो भारतेंदु युग की एक स्वतंत्र चेतना थी या एक अनौपचारिक निबंध लिखने की परंपरा थी, उस परंपरा को उस रूप में हम द्विवेदी युग में नहीं देखते हैं। इस युग में स्वतंत्र लेखन की बजाय
विचारधारात्मक लेखन अधिक दिखाई देता है। वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि उनके दिए गए विषयों पर कविताएं भी लिखी गई और साथ ही निबंध भी लिखे गए। उनके द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई थी कि भाषा का सुधार किया जाए, तो भाषा और व्याकरण से संबंधित अनेक निबंध हम इस काल में देखते हैं। और साहित्य के काव्य शास्त्र के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का विचार था कि काव्य शास्त्र का ज्ञान भी जनता को कराया जाए, कवियों को कराया जाए, और इसलिए उन्होंने लेखकों को प्रेरित किया कि वे काव्य शास्त्र से संबंधित निबंध भी लिखें। और इस काल में काव्य शास्त्र से संबंधित अनेक निबंधों की रचना हुई। साथ ही विषयों में जहाँ तक अगर बात करें तो विषयों में सभी प्रकार के विषय, चाहे वह भूगोल हो, इतिहास हो, वास्तुशास्त्र हो, इसके अतिरिक्त रसायन शास्त्र हो, माने कोई भी विषय हो, तो हर एक विषय पर इस काल में निबंधों की रचना की गई। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी साहित्य को राष्ट्रीय चेतना का एक माध्यम समझते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रयोग के लिए भी निबंधों की रचना की और अन्य लेखकों के द्वारा किए गए निबंधों को भी सुधार करके प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतेंदु काल से चली आ रही निबंध परंपरा का द्विवेदी जी के काल में बहुत अधिक विकास हुआ और इसमें नए नए विषय और नए नए आयाम जुड़ते गए। साथ ही एक अंतर केवल हम यह देखते हैं कि जहां भारतेंदु काल के निबंधकारों में स्वतंत्र चेतना और अनौपचारिकता दिखाई देती थी, वहीं द्विवेदी काल में यह अनौपचारिकता और यह स्वतंत्र स्वाधीन चेतना उस रूप में दिखाई नहीं देती है। इस काल के निबंधों में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया और साथ ही इस काल के निबंधों में संवेदना की अपेक्षा बौद्धिकता पर अधिक बल दिया गया और निबंधों में हमें बौद्धिकता के अधिक दर्शन होते हैं। और द्विवेदी युग में निबंधों की ऐसी विशेषता होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि यदि हम इस पूरे युग को देखें तो यह युग था ही राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक एकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और भाषा के सुधार आदि से संबंधित ही यह युग था। यहाँ संवेदना और निजी अनुभूति को अधिक स्थान मिलने की गुंजाइश भी नहीं थी और साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व की छाप भी सभी लेखकों पर पड़ती ही थी। इस युग में पुरातत्व, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित निबंध भी काफ़ी मात्रा में लिखे गए। साथ ही केवल हिंदी भाषा में ही मूल निबंधों की रचना नहीं की गई, अपितु विदेशी भाषाओं में रचित निबंधों का अनुवाद भी किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अन्य लेखकों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वे निबंधों को अनुदित करके हिंदी में प्रकाशित करवाएं, ताकि जनता और लेखक गण बाहर के विदेशों के निबंधों से भी परिचित हो सकें और अपने निबंधों में भी उनकी विशेषताओं के अनुसार ही परिवर्तन भी कर सकें। द्विवेदी जी ने स्वयं बहुत सारे निबंधों की रचना की है। उनमें काव्य शास्त्र पर आधारित निबंध, व्याकरण पर आधारित निबंध, हिंदी भाषा से संबंधित निबंध, इसके अतिरिक्त राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं से संबंधित निबंध, सभी प्रकार के निबंध हमें द्विवेदी जी की कलम से भी निकले हुए दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार इस युग में हैं, उनमें बाल मुकुंद गुप्त, जिनका कि एक निबंध आप 11वीं कक्षा में पढ़ भी चुके हैं, बहुत अच्छे निबंधकार के रूप में माने जाते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे नामक उनका एक निबंध संग्रह था, जिसमें उनके सभी निबंध संकलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कहानी की परंपरा में जिनका नाम आया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने भी बहुत अच्छे निबंधों की रचना की और एक उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने भी बड़े गूढ़ से गूढ़ विचारात्मक और शास्त्रीय विषयों को भी बड़े ही मनोरंजक ढंग से पाठक के सामने प्रस्तुत किया है और अपनी निबंध लिखने की क्षमता को उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है और उनके निबंध उनकी कहानी की तरह ही श्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त द्विवेदी काल के अन्य निबंधकारों में हम सरदार पूर्ण सिंह, इसके अतिरिक्त गोविंद नारायण मिश्र इत्यादि के नाम ले सकते हैं। उन्होंने भी अनेक उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की रचना की है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से निबंधकार इस काल में थे जिन्होंने अच्छे अच्छे निबंधों की रचना की और सबका वर्णन यहाँ करना समीचीन प्रतीत नहीं होगा। वीडियो में एक थंबनेल में एक पिक्चर डाली गई है, उस पिक्चर से आप उन सभी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में इतना ही। इसके बाद के 3 कालों यानी कि शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और समकालीन निबंध के बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।